ठीक है, चलो पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे, मैं शॉर्ट में समझा दूंगा, आप लोग बताइएगा, कर लेंगे। देखो अब ये कह रहा है कि 52 कार्ड्स हैं और 52, इधर देखो 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकाले गए, 3 कार्ड्स निकाले गए, 41 है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस। ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहला कार्ड क्या हो, किंग, दूसरा भी किंग हो और तीसरा एस हो। 52 कार्ड्स हैं। चलिए किंग कितने होते हैं, 4, टोटल कितने पत्ते हैं 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/52। अब ये निकल चुका है क्योंकि अब किंग कितने बचे 3, 3/51। एस कितने होते हैं 4 और पत्ते कितने बचे हैं 50, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नोट करते जाओ, हाँ नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। बुक में मत ढूंढो, जितना मैंने बताया उतना जल्दी से करो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखो जल्दी, तुम सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। 52 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स निकाले गए और 4 कार्ड्स निकाले गए। क्वेश्चन है ड्रॉइंग 4 एसेस इफ कार्ड्स आर रिप्लेस्ड, कार्ड को रिप्लेस कर दिया गया, यानी बार बार कार्ड कितने हो जाएंगे 52 ही हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलो तो बताओ फिर 4 एसेस निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फिर 4/52 सही है। उसके बाद क्योंकि जो पत्ता निकाला गया वो वापस रख दिया गया, तो एसेस अगेन 4 हो गए और टोटल पत्ते भी 52 हो गए, तो 4/52 हो गया, ये भी 4/52 हो गया और ये भी 4/52 हो गया। एनी डाउट? अच्छा, अगर रिप्लेसमेंट नहीं किया गया होता तो क्या होता? पहले का तो 4/52 होता, फिर 3/51 होता, 2/50 होता, 1/49, और इन सबको आपस में करते, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? जब तक काम खत्म ना हो, क्योंकि उसने बोला चारों पत्ते निकालने, तो एक पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, काम जब खत्म हो जाता है तो प्लस लगता है। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं होता इसलिए मल्टीप्लाई। ये 42 में कई पार्ट हैं, सेकंड पार्ट पर आते हैं 42 के। अच्छा यही था, थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलिए अब 4 कार्ड जो निकले 52 में से वो अलग अलग सूट के हों, आर रिप्लेस, और रिप्लेस भी कर दिया जा रहा है, यानी जो पत्ता निकाला है वो वापस डाल दिया जा रहा है। अलग अलग सूट के होने का मतलब है कि एक जो हो वो क्लब का हो, एक स्पेड का हो, एक हार्ट का हो, एक डायमंड का हो, ऐसे हो। तो जो पहला पत्ता तुमने चूज किया वो तो किसी भी सूट का हो सकता है, सही है कि नहीं? तो उसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? पहला पत्ता जो तुमने निकाला वो कुछ भी हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, मैंने कोई कंडीशन ही नहीं रखी, तो उसकी क्या हो गया 52/52। अब ये पत्ता जो निकाला गया ये वापस डाल दिया गया है, तो अब टोटल पत्ते फिर 52 है, लेकिन अब जो पत्ता मुझे चाहिए वो इस सूट का नहीं होना चाहिए, यानी अगर ये क्लब का था तो अब जो पत्ता चाहिए वो क्लब का नहीं होना चाहिए, तो अब होगा, अब टोटल 39। मान लेते हैं अगर ये क्लब का निकल गया तो अब वो क्लब का नहीं होना चाहिए ना, तो क्लब के 13 पत्ते होते हैं, तो 52 - 13 वो हटा दोगे अब, तो 39 हो जाएगा, 39/52, क्योंकि कार्ड वो रिप्लेस करके रख दिया गया उसमें। अगला पत्ता मान लो ये क्लब हो गया, ये स्पेड हो गया, अब अगला पत्ता ना क्लब हो सकता है ना स्पेड हो सकता है, तो कितने में से 26 में से, तो 26/52, और लास्ट वाला इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, यानी 13/52, और इनको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि 4 पत्ते निकालने। क्लियर इतना? ये था विद रिप्लेसमेंट, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तब क्या होता? तो पहले पत्ते के लिए तो यही होता, सही है, दूसरे पत्ते के लिए क्या होता
39/51, क्योंकि जो निकल गया वो रखा नहीं जा रहा, एक एक घटता जाएगा, एक एक माइनस होता जाएगा। 26/50 26/50 इंटू 40 ये होता अगर विद रिप्लेसमेंट, ये विद रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट। एनी डाउट? नोट कर लो जल्दी से। उससे नहीं मतलब है, वो तो सिलेक्शन का एक तरीका है। चलो देखो, एक डाई है आपके पास पासा, उसको हमने 3 बार फेंका, तो जब आप पहली बार फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। एक बार और फेंकोगे, मान लो पहली बार 1 आया, तो दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ सकता है। फिर एक बार और फेंकोगे, अभी 3 बार फेंका गया है, मान लेते हैं पहली बार 1 आया और फिर 1 आया, यानी इस ट्रैक पे चल रहे हैं, और फिर फेंकोगे तो इस तरह से बनेगा। तो ये ट्री डायग्राम बनाने में तो भाई बड़ी मेहनत लग जाएगी, अगर पूरा ट्री डायग्राम बनाने चले तो हम लोगों को दिक्कत होगी। हाँ बोलो। आनंद ठीक है। अब इसी तरह 2 से बनाओगे और सारे आउटकम लिखोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम तो करना ही होता है। एक पासे को जब एक बार फेंकते हो तो आउटकम होते हैं 6, 2 बार फेंकते हैं तो 6 का स्क्वायर, 3 बार फेंकते हैं तो 6 का क्यूब, 4 बार फेंकेंगे तो 6⁴ सही है। तो इसमें 3 बार है तो टोटल आउटकम तो हमें मालूम है कितना है, 216 है, ये टोटल आउटकम है। हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो भी सुन लो। जब पासे को हमने फेंका तो मान लेते हैं हमने पासे को फेंका तो आ गया 1 1 3, मतलब पहली बार 1 आया, फिर दूसरी बार भी 1 आया और तीसरी बार में 3 आ गया। सवाल ये है कि ये जो 3 आ रहे हैं एटलीस्ट एक ऑड हो, जैसे कि इसमें कोई ऑड नहीं है, एटलीस्ट एक ऑड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 ऑड भी चलेंगे और 3 ऑड भी चलेंगे, यानी कि ये भी चलेगा 1 1 1, इसमें देखो 3 ऑड हो गए, और 1 1 2 भी चलेगा, इसमें 2 ऑड हो गए, और 1 2 4 भी चलेगा, इसमें 1 ऑड हो गया। ऐसे कितने केस होंगे? तो या तो भैया सारे बना लो, बहुत टाइम लगेगा, 216 आउटकम है ना, बहुत टाइम लगेगा बनाने में। क्या करें? सवाल में लिखा है, लैंग्वेज में एक बार पढ़ दे रहा हूँ बच्चों में। सवाल में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट अगर सवाल में आ जाए तो उसका रिवर्स, हमेशा उसका उल्टा किया करो। समझ गए? एटलीस्ट जिन सवालों में आ गया प्रोबेबिलिटी उसको उल्टा करो। अब वो कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम एक तो ऑड हो, इसका उल्टा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बताओ। एक भी ऑड ना हो। कम से कम एक ऑड हो ना। मैंने बोला एटलीस्ट, हाँ कम से कम एक तो ऑड हो ही, तो ज्यादा से ज्यादा ये तो इसी में आ गया ना, ज्यादा से ज्यादा ऑड तो इसी में आ गया। कोई ना। एटलीस्ट कृष्णा तो कोचिंग आए, तो इसका मतलब हो गया कम से कम कृष्णा आए और बाकी सब भी आए। उसका रिवर्स क्या हुआ? कोई ना आए। समझ गया ना? तो एटलीस्ट एन ऑड नंबर हो, एक कम से कम ऑड हो, तो इसका मतलब कोई भी ऑड ना हो। अब चलो कोई भी ऑड ना हो, उसके केस वो ढूंढना बड़ा आसान है। देखो इधर, सब लोग देखो इधर, ये वाला तो चलेगा नहीं क्योंकि इसमें तो ऑड आ गया। इसमें देखो 2 से अगर शुरू करते हैं हम लोग तो 2 के बाद क्या आएगा? 1 चलेगा नहीं। 2 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 2 वाला चलेगा, सही है ना? 2 के बाद 4 वाला चलेगा और 2 के बाद 6 वाला चलेगा। नहीं समझे? 2 के बाद 4 वाला चलेगा और 2 के बाद 6 वाला चलेगा। क्लियर है इतना? अब 2 2 आ गया तो थर्ड वाले में क्या क्या होना चाहिए? 1 नहीं चलेगा क्योंकि 2 2 1 में फिर ऑड आ गया। सिर्फ इवन वाले बताओ जिसमें तीनों इवन हो। तो 2 2 2, फिर 2 2 4, फिर 2 2 6। क्लियर? अब 2 4 पे आ जाओ। 2 4 2, 2 4 4, 2 4 6। अब 2 6 वाले पे आ जाओ तो 2 6 2, 2 6 4, 2 6 6। ये यहां से निकले, कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां से निकले। यहां से कितने निकले? यहां से भी कितने निकलेंगे? यहां से भी कितने निकलेंगे? सही है ना? यहां से तो जो निकलेगा वो लेंगे नहीं क्योंकि यहां तो ऑड हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 27। तो सारे इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि तीनों के तीनों इवन हो जाए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 27/216, है ना? तो हमें जो चाहिए था कम से कम एक ऑड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? P इज इक्वल टू 1 - 27/416। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? पॉज कर दो।
जैसे कोई केस है उसमें सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दी है तो वो परसेंटेज में दी है कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 60% है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ठीक है, तो झूठ बोलने की कितनी हो गई 1 माइनस 0.6, इस तरह से। तो एक सवाल है अगला इसी टाइप का, तुम लोग तो बहुत झूठ बोलते हो तो समझ जाओगे जल्दी। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60%, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%। बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, बी अच्छा लड़का है तो बी की 90% है। इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, मैच ना करे, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितना इसके इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। अब बताओ क्या पूछ रहा है वो। ना ना ना, वो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे जब ए सच बोले और बी झूठ बोले। नहीं समझे, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब सर ए हो बी ना हो। हाँ, ए सच बोले तो बी झूठ बोले, बी सच बोले तो ए झूठ, कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। तो क्या होगा कि अरे मैं बता रहा हूँ ना, ए सच बोले और साथ साथ बी झूठ बोले, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए झूठ बोले और बी सच बोले। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कृष्णा और असद हैं, ये सच बोलता है ये झूठ बोलता है, ये सच बोलता है ये झूठ बोलता है, क्या ये इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है ऐसा कि नहीं, ये सच बोलेगा तो ये भी सच बोलेगा? नो सर। वो अपनी मनमर्जी का करेगा, ये अपनी मनमर्जी का करेगा। इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी दोनों इवेंट क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और अगर इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पी ए इंटू पी बी डैश, पी ए डैश इंटू पी बी। अब ये हमें पता है, पी ए की वैल्यू 0.6, पी ए डैश की वैल्यू 0.4, 1 में से इसको माइनस कर दो, पी बी की वैल्यू 0.9, तो पी बी डैश की वैल्यू 0.1, 1 में से उसको माइनस कर दो, इसको सॉल्व कर लो। आ गया, देखो कितना आसान सवाल है, समझ गए? पॉज कर दो। सेकेंड पार्ट, यहां पर क्या पूछा था मैंने कि कितना परसेंट वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों एग्री करें, सेम फैक्ट पे दोनों एग्री करें। इसका मतलब या तो दोनों, मैंने बोला सवाल ही यही है कि सेम फैक्ट पे एग्री करें तो डिसएग्री कैसे कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ है, या तो दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले, तभी तो एग्री हुआ। तो इसका मतलब ये होगी दोनों सच बोले और दोनों झूठ बोले, समझ गए? और वो सच और झूठ बोलने के लिए इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। भाई इनको अपने घर में कोई झूठ बोलना है तो उत्कर्ष से पूछ के थोड़ी बोलेंगे, उत्कर्ष पे डिपेंड थोड़ी कर रहे हैं, समझ गए? नहीं, तो पी ए इंटू पी बी प्लस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये एग्री करने का हो गया। सारी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, आप यहाँ पे फिक्स कर लेना, पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना। लास्ट में वो आंसर अगर आपसे परसेंटेज में पूछता है तो जो भी आंसर आपके आएंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर जो होगा वो परसेंट में बदल जाएगा। क्लियर? बंद करो उसको, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। बी एक आदमी है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है पहले पार्ट में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कोई भी करे, दोनों मिलके करें, वो अकेले अकेले करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसका मतलब पी ए यूनियन बी। क्यों? ऐसे देखो, ये ए से सॉल्व होने वाला गोला है, ये बी से सॉल्व होने वाला गोला है, और ये दोनों मिलके सॉल्व करें। तो चाहे दोनों मिलके करें चाहे दोनों अकेले अकेले करें, ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी। और पी इंटरसेक्शन बी। ऐसे तो मालूम नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट है। भाई हमने दोनों को क्वेश्चन दिया, ऐसा थोड़ी है कि अगर ये सॉल्व कर लेगा तो वो सॉल्व नहीं करेगा, कोई कंडीशन थोड़ी मैंने दी है। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपनी मर्जी से करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। अब सब मालूम है ना, रख दो, आ जाएगा।
दूसरा तरीका सुन लो इसी का। हमने काहे की प्रोबेबिलिटी पूछी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लूँ कि क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए, क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, 1 में से माइनस कर देना तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही तो होगी भाई, ए से भी ना हो और बी से भी ना हो, और दोनों से एक साथ ना हो इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मतलब तो क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए क्या है कि ए से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बी क्या है बी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर ए से सॉल्व हो गया तो अब बी हाथ खड़े कर देगा कि नहीं अब मैं नहीं सॉल्व करूंगा। ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम में तुम सबको पेपर दिया था, सभी सॉल्व करते हो नहीं करते हो? कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कृष्णा कर लिया तो असद कह रही है तो इसने कर लिया तो मैं नहीं करूंगा, तो असद के नंबर कट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको क्या लिखेंगे? पी ए डैश इंटू पी बी डैश, और ये निकल आएगा पी ए डैश कितना हो जाएगा? 1/2। कैसे? 1 में से 1/2 माइनस करोगे, और पी बी डैश 1 - 1/3 इज 2/3, तो 2 कैंसिल, आ गया 1/3। क्वेश्चन ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 1/3 दैट इज 2/3। ठीक, पॉज कर दो। अब यही क्वेश्चन है, अब मैं 4 लोगों को दे देता हूँ। 1 मिनट पॉज कर दो। तो प्रॉब्लम को 4 लोगों को दे दिया अब मैंने, तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की 1/3 और सी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है, और डी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की है 1/5। अब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना? तो ऐसे तो लिखने के लिए तो उसका मतलब हुआ ये कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी चारों में से कोई भी कर दे, चारों मिलके कर दें, 2 मिलके कर दें, 3 मिलके कर दें, वो सब इसके अंदर आ गया। ये है प्रॉब्लम, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है, और अगर मालूम भी है तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना हम उसका रिवर्स करें। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि ए से भी ना हो, साथ ही साथ बी से भी ना हो, साथ ही साथ सी से भी ना हो, और साथ ही साथ डी से भी ना हो। तो अब क्योंकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, भाई मैंने 4 लोगों को क्वेश्चन दे दिया, अब 4 ABCD लोग हैं, अगर ए ने क्वेश्चन कर लिया तो इसका बी पे क्या फर्क पड़ेगा? बी तो अपना क्वेश्चन करता रहेगा। ए ने कर लिया तो बी मना नहीं करेगा, ए नहीं कर पाया तो बी ये नहीं कहेगा कि अब तो मैं ज़रूर करूँगा, करके रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी है। मर्जी क्या? दिमाग है, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो इंटरसेक्शन जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई के बराबर हो जाते हैं। सही है कि नहीं? इतनी बात ये तो तुम लोग ने कर लिया, इसका आंसर भी मुझे बता दिया, ऐसे ही किया है। तो पी ए डैश कितना हो जाएगा? 1 - 1/2। पी बी डैश कितना हो जाएगा? 1 - 1/3 यानी 2/3। पी सी डैश 1 - 1/4 यानी 3/4, और ये कितना हो जाएगा? 4/5। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर क्या आ रहा है? 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 1/5। ये काहे की प्रोबेबिलिटी हो गई? क्वेश्चन सॉल्व। तो करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए? 1 - 1/5 यानी 4/5 इज योर। अब इसके कई पार्ट हो सकते हैं, ये तो एक पार्ट था। अब मैं तुम लोगों को देता हूँ सवाल करने के लिए। पहला पार्ट तो कर लिया, पहला पार्ट यही था कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरा पार्ट कि कोई भी 2 लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, कोई भी 2 लोग कर पाए, कोई भी 2 लोग कर पाए। करो, ट्राई करो, पॉज कर दो उसको जब तक। तो मैंने जो पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा था, इधर देखो, वो ये था कि कोई भी 2 लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी कर लें और सी और डी ना कर पाए, यही तो है इसको लिखने का मतलब। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी डैश इंटू पी डी डैश। अब ऐसे जितने केस बनेंगे वो सारे लिखो, और इसका जो आंसर आएगा प्लस दूसरे का आंसर प्लस तीसरे का आंसर प्लस चौथे का आंसर। अब नहीं, क्यों 1 से माइनस कर देंगे? हम तो डायरेक्ट वही निकाल लें ना। मैंने कहा 2 लोग से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम तो वही निकाल लें ना। एक केस और मैं बता देता हूँ, 2 से सॉल्व है तो हम मान लेते हैं ए और सी से हो जाए और बाकी दोनों से ना हो, तो ये केस बन गया। इस तरह के ढेर सारे केस बनेंगे, आपको सबका अलग अलग आंसर निकलेगा, सबको ऐड करेंगे तब आएगा। ये तो मैंने पूछ लिया था। अब आपके लिए थोड़ा इस सवाल को मैं सिंपल कर देता हूँ। यही हमारा क्वेश्चन है
कि ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, बी की, सी की, डी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी है। मेरा सवाल है कि एग्जैक्टली केवल एक ही सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम और बाकी तीनों ना कर पाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इस केस को कैसे लिखेंगे कि ए सॉल्व कर ले तो बाकी तीनों सॉल्व, बोलो, ना कर पाए, प्लस बी सॉल्व कर ले और बाकी तीनों ना कर पाने का मतलब डैश, फिर सी सॉल्व कर ले और बाकी तीनों ना कर पाए, और फिर डी सॉल्व कर ले और बाकी तीनों ना कर पाए, बस। और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो जैसे इसकी वैल्यू कितनी हो रहेगी, इस वाले की हो रहेगी पी ए इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश इंटू पी डी डैश। अब ये सारी वैल्यू पी ए पी बी पी सी पी डी है, आप वन में से सबको माइनस करोगे तो सबके डैश वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रखते चले जाइए सब में, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, जो भी आंसर आए। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, राइटिंग समझ में आ रही? ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। ए और बी जो है, दो लोग हैं ए और बी, और वो दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं। तो जैसे पहले ए फेंक रहा होगा फिर बी फेंक रहा होगा, ठीक है ना। पहले ए फेंकता है दोनों पासों को एक साथ, तो ए में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये सब में। उसके बाद बी फेंकता है तो बी के साथ भी ये होगा 1 2 3 पहले पे आया होगा और दूसरे वाले पे ऐसे होगा, ठीक है ना। इसमें बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ए विंस द गेम इफ ही गेट्स द टोटल ऑफ 6। ए कब जीतेगा? ए कब जीतेगा? जब टोटल 6 आए। तो टोटल 6 कब कब आएगा? 1 और 5, अरे बोलो, 1 और 5 का 2 और 4 है ना, 3 3 4 2 5 1, बस, है ना। 6 में तो नहीं जाएगा क्योंकि जो टोटल होगा वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 2 3 4 5 बाई 36, क्योंकि दो पासों को एक साथ फेंकते 36 है ना। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो बी के केस क्या है? इफ शी गेट्स ए टोटल ऑफ 7, तो बी के लिए कौन कौन से केस आएंगे? 1,6, 2,5, 3,4, 5, 4,3, 5,2, 6,1। इन सब में टोटल 7 है। कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग 6/36 यानी कि 1। चलो ऐसे ही लिखा रहने हैं, 6/36 लिखा है। अगर ये पहली बार में आ गया तो ए जीत गया, ये पहली बार में आ गया तो बी जीत गया। वो बारी बारी से फेंकते हैं। पहला थ्रो कौन कर रहा है? इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ए कर रहा है पहला थ्रो, तो पहला थ्रो ए कर रहा है तो दूसरा थ्रो बी करेगा और फिर तीसरा थ्रो ए करेगा। इफ ए स्टार्ट द गेम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाई ए इन थर्ड थ्रो। यानी यहां पर वो जीते और यहां पर ना, क्योंकि यहां जीता तो गेम यही खत्म हो गया ना। यहां जीता तो यही गेम खत्म हो गया। तो यहां उसको नहीं जीतना है और यहां बी को नहीं जीतना है, क्योंकि बी जीता तो फिर गेम खत्म हो गया। समझ गए ना। तो यहां पर भी बी डैश, यानी 3 काम होने हैं। ए ना जीते, बी ना जीते और फिर ए जीते। ऐसे समझ लो, या ऐसे लिख लो, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ए ना जीते, बी ना जीते और फिर ए जीते। तो ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 5/36। कितना हो गया? पी ए डैश की वैल्यू कितनी है? 1 - 5/36। पी बी डैश की वैल्यू कितनी है? 1 - 6/36। ये निकाल लेना आप लोग। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अगर ए ना जीते तो पी ए डैश, बी ना जीते तो पी बी डैश और फिर ए जीते तो पी ए। बस ये सारी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ मालूम है, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? और अगर ऐसा होता कि 4th थ्रो में बी जीते, सवाल ये होता, तो सवाल हमारा क्या हो जाता? फिर क्या होता? ए डैश बी डैश ए डैश बी। समझ गए? यस सर। समझ गए। पॉज कर लो।